आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। यहाँ पे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल यहाँ से कुछ सवाल हम इंपॉर्टेंट चाहते हैं जो आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी, आपका एग्जाम होने वाला 2 मंथ के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद करेगा। इसलिए वीडियो में 2 मिनट का टाइम दीजिए, बिल्कुल हम आपको याद करवा देते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथियों। सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में, सवाल हमारा क्या है, सवाल को समझेंगे और आंसर भी समझेंगे, दोनों लिख चुके हैं ना। किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन क्या होता है? अब ये लघु पथन क्या होता है, बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन घबराइए नहीं। लघु पथन है ना, या अति भारण, ये दो में से एक पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है और लघु पथन होता है तो कैसे होता है, चलिए इसका आंसर हम जानने का प्रयास करते हैं। जरा देखेंगे कि जब विद्युत परिपथ में तारों के ऊपर विद्युत रोधी परत खराब हो जाता है, यानी तार होता है तो तार के ऊपर क्या रहता है, रबड़ का बोल दे, प्लास्टिक का बोल दे, कवर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो परत क्या हो जाए, विद्युत रोधी परत खराब हो जाएगा या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब आपस में संपर्क में आ जाता है। जाहिर सी बात है कि आप तार को देखेंगे तो इसमें एक ही में रहता है, लभेड़ा हुआ रहता है, प्लस माइनस दोनों रहता है, मतलब एक ठंडा तार एक गर्म तार के रूप में जाना जाता है, यानी लाल काल और काला के रूप में ज़्यादा जनरली रहता है। कभी किसी कारण से या ज़्यादा दिन हो जाता है तो इसका ऊपरी वाली जो कवर हुआ यानी विद्युत रोधी परत खराब हो जाता है। खराब होने से आपस में क्या हो जाता है, संपर्क में आ जाता है, मतलब सट जाते हैं, ठीक है, संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, मतलब इसको रुकावट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और विद्युत परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है, दोनों में क्या होने लगता है, अधिक धारा बहने लगती है, जिसके स्पार्क उत्पन्न हो जाता है, मतलब चिंगारी उत्पन्न हो जाता है, आग लग जाता है, इसी को लघु पथन कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझें कि जब विद्युत है ना, जब किसी तारों को विद्युत रोधी परत क्या हो जाता है, किसी कारण क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, तो तार आपस के संपर्क में आ जाते हैं और संपर्क होने से उनका विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे संपर्क में आने से क्या स्पार्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा, याद हुआ तो रोक करके इस वीडियो को, मतलब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पक्का आप लोग को देखने वाला है। सवाल अगला है कि विद्युत परिपथ में अति भारण का अर्थ क्या होता है। बहुत से विद्यार्थी इसी में तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता अति भारण के बारे में। चलिए आज हम टोटल जानकारी आप लोग देने वाले हैं, बस वीडियो में धैर्य बनाए रखेंगे मेरे लाडलो। क्या कि विद्युत परिपथ में अति भारण का अर्थ क्या होता है, जरा देखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरण द्वारा खींचे गए विद्युत धारा उस परिपथ में उपयोग में लाए गए तारों के महत्तम धारा से अधिक करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो इसी को है ना, तो अतिभारण उत्पन्न हो जाता है। अतिभारण के कारण तार में गर्म हो जाता है। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन हो गया, लेकिन घबराइए नहीं, हम आपके साथ है कि विद्युत परिपथ में अतिभारण का क्या अर्थ है। अतिभारण, अति मतलब अधिक, भारण मतलब भार। आप समझ जाइए कि पतला तार है, जैसे 0.5 mm होता है, 2 mm होता है, और अगर किसी बड़ा मोटर है, ठीक है, बड़ा मोटर है, मोटर सपोजिट इसको मान लेते हैं, और पतला तार, उससे तार के द्वारा करंट ले जा रहा है। तार की उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन आप इससे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करंट ले रहे हैं, तो इसकी क्षमता से ज़्यादा अगर तार, इसमें से करंट लिया जाए जिस तार से, तो क्या हो जाता है, अधिक क्षमता से अधिक अगर लिया जाए तो जिसके कारण तार गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, अतिभार। अगर आप हीटर हो गया, मोटर हो गया, इसमें पतला वाला तार से अगर आप करंट देंगे तो पता चला कि तार गर्म होकर के पिघल जाएगा, मतलब आग भी लग सकता है, ठीक है। तो यही हो गया कि कम क्षमता वाले तार से अधिक धारा ले जाने पर तार में क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अतिभारण कहते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और चलिए अगला सवाल भी बेहद ही खास क्वेश्चन है, टोटल खास क्वेश्चन लेकर के आए, क्योंकि आपको सवाल एग्जाम में देखने को पक्का मिलने वाले हैं साथियों। सवाल नंबर देखिए, यहाँ 16 छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं। हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है। सवाल है कि फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले तो आपको फ्यूज क्या होता है, इसकी उपयोगिता पूछ देता है, या उपयोगिता पूछ देगा तो फ्यूज क्या पूछ देगा, मतलब आपसे पूछना ही पूछना है फ्यूज चैप्टर से। तो चलिए यहाँ पे हम इसके बारे में आप लोग को बारीकी से बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए फ्यूज के बारे में। फ्यूज जो होता है, फ्यूज तार जस्ता और लेड और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा आपको कि फ्यूज किसका मिश्रण होता है, याद हो गया, जस्ता, ठीक है, जस्ता, लेड, शीशा यानी टीन का मिश्र धातु होता है। जस्ता बोले या लेड बोले, दोनों का एक ही होता है, ठीक है। जस्ता या लेड बोलिए या शीशा बोल सकते हैं, कि जस्ता और टीन का मिश्र धातु का बना होता है,
चलिए कंप्लीट हो गया। सवाल हमसे सीधा पूछा था कि फ्यूज तार किस में धातु बना होता है, तो जान गए कि जस्ता और टीन का मिश्र धातु बना होता है, फ्यूज बना होता है। इसकी क्या उपयोगिता, आखिर घरों के वायरिंगों में आप लोग देखेंगे फ्यूज तार लगाया जाता है, बोर्ड में भी लगाया जाता है, हर जगह पे फ्यूज लगाया जाता है। इसका मकसद क्या है, फ्यूज की उपयोगिता क्या है, चलिए मेरे लाडलो देखते हैं। फ्यूज तार की विशेषता यह होती है कि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है। कहने का मतलब कि प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जिस तार में प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होगा, मतलब नहीं होगा, और जिसका प्रतिरोधकता कम होगा उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगा। तो फ्यूज तार की प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, और गलनांक बहुत कम होती है। यानी अधिक धारा प्रवाहित हो जाए तो गर्म होगा तार, तो तुरंत फ्यूज तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्यों, क्योंकि गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जब विद्युत परिपथ में अचानक विद्युत धारा की प्रबलता अधिक से बढ़ जाती है, मतलब हाई करंट हो जाता है, तो विद्युत धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी होती है, अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज तार को पिघला देती है और विद्युत परिपथ है ना, विद्युत परिपथ टूट जाता है। इससे परिपथ में लगे विद्युत उपकरण जैसे बिजली पंख है ना, पंखा हो गया, कूलर हो गया, टीवी, एसी जितनी भी होते हैं सब बच जाते हैं। आपको आया समझ में? चलिए हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो, लेकिन फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। फ्यूज जस्ता और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज की विशेषता क्या है, तो फ्यूज की विशेषता यह है कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होती है। जब विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक, मतलब धारा हाई वोल्टेज हो जाता है, तो फ्यूज तार है ना, जो धारा प्रवाहित के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न के कारण फ्यूज तार क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और पिघल कर टूट जाता है, जिसके फ्यूज तार में लगे विभिन्न प्रकार के उपकरण जलने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। ये फ्यूज की विशेषता है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ले लिया है विद्यार्थी। सवाल नंबर 3 है, 3 को छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, कई बार पूछा गया है, जरा देखेंगे इसके बारे में। पहले विभव के बारे में जानते हैं कि किसी आवेश के कारण, किसी आवेश मतलब चाहे प्लस आवेश हो या धनावेश हो, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को है ना, एकांक धनावेश यानी पॉजिटिव धनायन चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि आप यहाँ ये हमारे पास मान लीजिए कोई उपकरण है, इसको यहाँ से अनंत से किसी धनावेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या उम्मीद समझ में आया? कि किसी एकांक किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहता है। ठीक है, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब जानेंगे विभवांतर को जानेंगे। ठीक है, विभवांतर को देखिए, विभवांतर में क्या दिया हुआ कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसमें सिर्फ था कि एकांक धनावेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन है कि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया है ना, लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच। अब एक तो लाया, एक मेरा पहले से था। अब इन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं, विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बीचों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है, इसको सिंपल सी भाषा में आप लोग समझें कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बस सिंपल, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी अगला सवाल देखते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। देखिए सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर, बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो एमीटर परिपथ के है ना, एमीटर परिपथ से होकर के प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को मापता है। एमीटर क्या करता है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापता है ना, मापने का काम करता है। जबकि वोल्ट मीटर क्या करता है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। अच्छा, एक हमारा पता हो गया कि एमीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है और वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के विभवांतर को मापता है। दूसरा जानेंगे, एमीटर चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर कहाँ जोड़ा जाता है, चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
अगला एमीटर को बहुत कम प्रतिरोध होता है, जबकि वोल्टमीटर का बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। एमीटर को ए से सूचित किया जाता है, वोल्टमीटर को बी से सूचित किया जाता है। क्लियर। चलिए विद्यार्थी अगला सवाल ले चुके हैं, सवाल नंबर 6 है। 6 छोड़ दिए, आप सवाल को समझेंगे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब क्या और रंग, और विक्षेपण मतलब बट जाना। सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। तो आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। चलिए इसको हम बताते हैं आप लोग क्या समझ लीजिए। प्रकाश का वर्ण मतलब प्रकाश को विभिन्न रंगों में बांटना, बस यही आप सिंपल तरीके से याद रखिएगा। क्या कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरता है तो आपने विभिन्न अवयवों मतलब विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश की विभाजन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश, देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अब विभिन्न रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो विभक्त होने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए आखिरी सवाल है आज का। इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष आप जिसको रेनबो भी बोलते हैं, ये वर्षा के दिनों में देखेंगे कि सूर्य की विपरीत ओर ये निकला हुआ रहता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे होता है, किसे कहते हैं। तो क्या सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों द्वारा, सूर्य की किरणें, ठीक है, यानी वर्षा इधर मान लीजिए सूर्य इधर हमारा, इधर वर्षा हो रही है, ठीक है, इधर सपोर्टेड वर्षा हो रही है। तो क्या होगा, देखिए कैसे बनेगा। तो सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश के अर्धवृत्तीय रंगीन पट्टी दिखलाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय। चलिए हम अपने शब्दों में समझाते हैं कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। देखिए जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों या फुहारों पर पड़ती है, ठीक है, वर्षा की बूंदों या फुहारों पर पड़ती है तो सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखलाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और है ना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। सर अब प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीय क्या होता है? तो जब सूर्य की किरण प्रकाश की बूंदों की ऊपरी सतह पर पड़ती है तो उससे जो इंद्रधनुष बनते हैं वो प्राथमिक होता है, और वर्षा की बूंदों या फुहारों की निचले सतह पड़ता है तो द्वितीय इंद्रधनुष कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।